नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व की क्लास में हमने न्यायपालिका के संगठन, उनके क्षेत्राधिकार पे चर्चा की थी। आज हम भारत में न्यायिक पुनरावलोकन पे चर्चा करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द जब हम यूज़ लेते हैं तो जैसा कि शाब्दिक रूप से ही बच्चों स्पष्ट हो रहा है, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब न्यायपालिका के द्वारा किया गया पुनरावलोकन। तो स्पष्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य है न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना, अर्थात न्यायालय द्वारा कानूनों तथा प्रशासनिक नीतियों की संवैधानिकता की जांच तथा ऐसे कानूनों एवं नीतियों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान के किसी अनुच्छेद का अतिक्रमण करती हो। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायालयों को प्राप्त उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त है, जिन्हें वे अवैध और व्यर्थ समझे। न्यायमूर्ति मार्शल ने सन 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसिन के मामले में जुडिशरी रिव्यू की व्याख्या करते हुए कहा था कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालयों द्वारा अपने समक्ष पेश विधायी कानूनों तथा कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक कार्यों का वह निरीक्षण है जिसके द्वारा वह यह निर्णय करता है कि क्या यह वास्तव में लिखित संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। अब देखिए बच्चों, हमने जो न्यायिक पुनरावलोकन हमारे संविधान में अपनाया है, सीधा डायरेक्ट कहीं भी नहीं कहा गया, लेकिन जो संविधान के कुछ अनुच्छेद है वो ये स्पष्ट करते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन है। जैसे अनुच्छेद 13, जिसमें ये कहता है कि यदि किसी कानून द्वारा राज्य अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है। दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों की विधायी सीमाओं का उल्लेख करता है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है जिसमें संघ अथवा राज्यों ने अपने क्षेत्राधिकार को तोड़ा हो। थर्ड, संविधान का अनुच्छेद जो 368 है, जिसमें संविधान प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, उसमें कहा गया है कि एकमात्र केंद्रीय संसद को ही संविधान संशोधन का अधिकार प्रदान नहीं है, अपितु उसमें राज्य विधानसभाओं की भी निश्चित भूमिका है। यदि कोई संशोधन विधान की इस प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 132 के अनुसार ऐसे मामलों में जहां संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक मामलों पर निर्णय देने का अंतिम अधिकार है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले कई वर्षों से कई अभियोगों के सिलसिले में कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मुकदमे में निवारक निरोधक अधिनियम के 14वें खंड को असंवैधानिक घोषित किया गया था। बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने इसलिए अवैध घोषित किया क्योंकि उसमें निहित क्षतिपूर्ति का सिद्धांत अप्रासंगिक था। केशवानंद भारती की याचिका पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल 1973 को 25वें संविधान संशोधन की धारा 3 का दूसरा खंड संविधान के अनुच्छेद 21 को अवैध घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी विचार प्रकट किया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु यदि किसी संशोधन से संविधान का बुनियादी ढांचा प्रभावित होता है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये तो बच्चों हो गए कि कुछ अनुच्छेद जो ये स्पष्ट करते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त भी देखिए बच्चों, न्यायिक पुनरावलोकन के लिए कुछ आधारभूत चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे लिखित और कठोर संविधान, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। तीनों ही शर्तें भारतीय संविधान में है। अतः संवैधानिक उपबंधों, स्पष्ट संवैधानिक उपबंधों के अभाव के बावजूद भी न्यायिक पुनरावलोकन भारत में प्रचलित है और भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने बखूबी इसका इस्तेमाल किया है। अब बात उठती है बच्चों, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रगति और सीमाएं क्या क्या है। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं, हमने जो न्यायिक पुनरावलोकन अपनाया वो इतना अधिक विस्तृत नहीं है जितना अमेरिका में विस्तृत है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कुछ कारण है देखिए बच्चों। सबसे पहली बात तो अमेरिकी संविधान अत्यधिक संक्षिप्त है और संविधान की इस संक्षिप्तता के कारण संघीय शासन और इकाइयों के बीच विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनरावलोकन की क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत हो जाता है। लेकिन भारत में ये स्थिति नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि भारत में
जो संविधान में संघ और राज्यों के मध्य कानून निर्माण की शक्तियों का विभाजन बहुत विस्तार के साथ किया गया है। दूसरा, अमेरिका का अधिकार पत्र निष्पक्ष शब्दावली में लिखा हुआ है, लेकिन मानवीय अधिकारों की प्रकृति ही ऐसी है कि वे निरपेक्ष नहीं हो सकते। अतः इन अधिकार के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण जैसे शब्दों का आश्रय लिया जाता है। कार्यपालिका पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण के आधार पर अधिकारों की सीमा निश्चित कर सकती है और सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच करता है कि कार्यपालिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग उचित किया है या नहीं। इस प्रकार अमेरिका में पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण के नाम पर सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र बहुत व्यापक है, लेकिन भारतीय संविधान निर्माता में ऐसी स्थिति को उत्पन्न नहीं होना देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया बच्चों, मौलिक अधिकारों के साथ उनकी सीमाएं संविधान में ही बता दी, जिससे न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित हो गया। इससे भी अधिक इम्पोर्टेंट कारण यह है बच्चों कि अमेरिका ने क्या है, कानून की उचित प्रक्रिया को अपनाया। हमने जापान से ली है शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संविधान में की गई इस व्यवस्था के आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच दो बातों के आधार पर कर सकता है कि संघ या राज्य जिसके भी विधानमंडल ने उस कानून को बनाया है उसका निर्माण कानून की क्षमता के अनुसार है या नहीं, और दूसरा वह कानून की उचित प्रक्रिया को पूरा करता है या नहीं। यदि विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून पूर्णतया उसकी सीमाओं के अंतर्गत हो, तो भी यदि वह कानून की उचित प्रक्रिया के अर्थात प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध हो, तो सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर देता है। लेकिन भारतीय संविधान में हमने कानून की उचित प्रक्रिया शब्दावली को अपनाया। इसका तात्पर्य है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी कानून को असंवैधानिक तभी घोषित कर सकता है जबकि संबंधित विधानमंडल ने इस कानून का निर्माण करने में अपनी कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया हो। फिर देखिए बच्चों, ये तो बात हो गई हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति और न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में अमेरिका में और हमारे में जो है वो स्थिति है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय उसकी कानून की उचित प्रक्रिया वाली धारा के आधार पर एक तीसरा सदन बन गया है, लेकिन भारत में हमारे साथ ऐसी स्थिति नहीं है। हमने न्यायिक सर्वोच्चता और विधायी सर्वोच्चता के बीच में समन्वय स्थापित किया है। अब देखिए बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमने पढ़ी। इसकी बहुत अधिक आलोचना की जाती है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपनी शक्ति का प्रयोग किया है उसने, चाहे वो गोलकनाथ विवाद हो या अन्य कई निर्णय हो, तो इसकी आलोचना की जाती है। अब क्यों की जाती है बच्चों? सबसे पहला, इसने उदारवादी शक्ति के रूप में कार्य नहीं किया। माफ़ कीजिए, यहाँ स्लाइड अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य किया है। इसमें संदेह नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक व्यक्ति स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य किया है, लेकिन ये भी तथ्य है कि संपत्ति संबंधी प्रश्नों पर इसने अनुदारवादी न्यायालय और शक्ति के रूप में कार्य किया है। चाहे वो 1950-51 का जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन विधेयक हो या आप शोलापुर स्पिनिंग मिल का विवाद। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और पेपर्स के अंत संबंधी आदेशों को अवैध घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्णयों पर टिप्पणी करते हुए मोहन कुमार मंगलम ने कहा, इन तीनों ही निर्णयों से सरकार की समाजवादी नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण व्यवस्थापन बाजी पर लग गए। गोलकनाथ मामले में कृषि से संबंधित सुधारों के कानूनों की वैधता संदिग्ध थी। बैंक राष्ट्रीयकरण का मामला हमारे देश की वित्तीय व्यवस्था को पुनर्गठित करने से संबंधित था ताकि देश के चंद लोगों का उस पर नियंत्रण हटे और वह सरकारी नियंत्रण में आए। राजाओं को अमान्य घोषित करना प्राचीन साम्राज्यवादी एवं सामंती व्यवस्था के पुनर्अवशेष पर अंतिम प्रहार था। ये समाजवाद की दिशा में एक महान कदम था, लेकिन न्यायपालिका ने इस रोल को अच्छे से नहीं निभाया और उसने अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य किया। दूसरा जो आक्षेप लगाया जाता है वो ये कि ये न्यायालय बार बार अपने निर्णयों में परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे गुजरात राज्य बनाम शांतिलाल मंगदास के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के चतुर्थ संशोधन के बाद क्षतिपूर्ति की पर्याप्तता या अपर्याप्तता पर विचार करना न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। लेकिन जब 1969 में बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि इसमें निहित क्षतिपूर्ति के सिद्धांत अप्रासंगिक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बार बार अपने निर्णयों में जो परिवर्तन किया जाता है इसे उपयुक्त नहीं माना जा सकता। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करते हुए इन्होंने अपने संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण किया है। सर्वोच्च न्यायालय को
वह भूमिका संविधान निर्माता नहीं देना चाहते थे जो भूमिका इनके द्वारा वर्तमान में अपना ली गई है। मतलब कहीं तीसरा सदन बनने की बन तो नहीं बन रहा है। इसके अतिरिक्त देखिए बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय जो डिसीजन देता है, अब देखिए संसद ने कानून बना दिया, कार्यपालिका ने उसे लागू भी कर दिया, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानून को अवैध घोषित कर दिया तो ये स्थिति सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक जीवन के लिए अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न कर देती है, और ऐसी जो अस्थिरता है वो किसी भी देश के लिए हितकर नहीं कही जा सकती है। फिर इसके अतिरिक्त बच्चा, संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति जन्म ले लेती है, क्योंकि क्या होता है, संसद कानून पारित करती है, न्यायपालिका अवैध घोषित कर देती है, और ऐसी स्थिति आई भी थी गोलकनाथ विवाद के बाद, तो ये स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। देखिए बच्चों, हमने इसकी आलोचना भी की, लेकिन इतना होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय का अपना जो न्यायिक पुनरावलोकन का अपना महत्व है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अधिक आवश्यक और भारत की समस्त राज्य व्यवस्था के लिए बहुत अधिक हितकर है। संविधान के द्वारा राज्य सरकारों के बीच शक्ति का जो विभाजन किया गया है उसकी रक्षा न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही संभव है। शासन की शक्ति पर अंकुश रखने, नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायिक पुनरावलोकन आवश्यक है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संविधान के संतुलन का कार्य करती है। न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संविधान के रक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है, और यह समन्वय बना रहना चाहिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।